चलिए स्टार्ट कर देते हैं क्लास को। और अभी कल की वीडियो में भेजूंगा क्लास के बाद। आज एक हाफ में ही क्लास रहेगी। फर्स्ट हाफ पहले 30-35 मिनट जो चलती है मीटिंग, और जॉइंटिस को हम डिस्कस करेंगे। जितना पार्ट क्लियर हो पाएगा आज उतना करेंगे, क्योंकि हमें दो तीन चीज़ें इसमें डिस्कस करनी होती है। हेडेक का मैं सोच रहा था बताने के लिए, वो कल बताऊंगा आपको। कल की क्लास में बचा हुआ जॉइंटिस का पार्ट पूरा करेंगे, और थोड़ा सा जो हेडेक है वो उसको हम क्लियर करेंगे। हेडेक भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जैसे मैंने अभी तक जो डिजीज़ बताई हैं वो सब बहुत बड़े लेवल पे काम करती हैं। सारी जो ट्रीटमेंट है हमारा क्योर करने की तरफ, सारी जो डिजीज़ है मैंने बताई है। आज एक और बहुत अच्छा रिजल्ट और खुशखबरी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। एक बच्ची थी जिसका ट्रीटमेंट मैंने स्टार्ट किया था लगभग 4 से 5 महीने पहले। और उसको बचपन से जो है हाइपर थायराइड की प्रॉब्लम थी। और उसको जो डॉक्टर्स हैं जहाँ पे वो दिखा रहे थे, शायद एम्स वगैरह में भी उन्होंने दिखाया था, उन लोगों ने बोल दिया था कि इसकी डेवलपमेंट थोड़ी सी कम रहेगी। और इसको ठीक अगर ये हुई तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, शायद 10 साल लग जाएं, 18 साल 19 साल की एज तक। या फिर इसको परमानेंट कोई गोली जो जो भी रहा होगा उन्होंने बताया था। और अब मैंने उनको ट्रीटमेंट दिया। ट्रीटमेंट देने के बाद थायराइड के सारे फंक्शन नॉर्मल हो गए थे। फिर हम चेक करना चाह रहे थे कि क्या 1-2 महीना मेडिसिन छोड़ने के बाद चीज़ें क्लियर वैसे ही रहेंगी। तो 2 महीने बाद भी चीज़ें सेम बिल्कुल फिट हैं। कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। सारे के सारे फैक्टर जो थायराइड फंक्शन टेस्ट के हैं वो सब नॉर्मल है। 2 मंथ आफ्टर 2 मंथ मेडिसिन कंप्लीटली बंद करने के बाद भी जो ग्रोथ थी वो भी स्टार्ट हो गई है। उसके अलावा भी और बहुत सारे जो प्रॉब्लम थी छोटी मोटी जो नज़र आती थी, उसको गर्मी लगना, ये सब चीज़ें वो सब लगभग लगभग सब बिल्कुल ठीक हो गए हैं। खैर ये सब बहुत छोटी चीज़ें रह गई हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए। और भी बहुत बड़े बड़े जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो रहे हैं। जो हम देखेंगे अभी तक भी जो सारी डिजीज मैंने आप बताई हैं वो बहुत अच्छे से हम लोग उनको ट्रीट करते हैं। और मैं चाहूँगा आप उसी तरीके से काम करेंगे तो सब में मास्टरी आपको मिलेगी। 90% रिजल्ट अगर मिलते हैं तो उसको मास्टरी आप बोलेंगे। 10 में से 9 पेशेंट आपको आपको रिजल्ट मिल रहे हैं उनमें तो। चलिए जॉन्डिस की बात करते हैं। जॉन्डिस का मतलब पीलिया, और या इसको हम येलो डिस्कलरेशन बोल सकते हैं। और ये हमारी अलग अलग बॉडी के पार्ट में, या हाई बिलिरुबिन बोल सकते हैं, या हाई बिलिरुबिन में बिलिरुबिनेमिया बोल सकते हैं। आज ठंड ज़्यादा है, जीभ भी काम नहीं कर रही है मेरी। खैर और इसके अलावा हम जो येलोविश कलरेशन है, येलोविश डिसकलरेशन की जो प्रॉब्लम है, ये हम देखते हैं। ये मोस्टली म्यूकस मेम्ब्रेन में नज़र आती है, यूरिन में नज़र आती है, स्टूल में नज़र आती है। ठीक है। इन सब जगह जो येलो पिगमेंट है वो बढ़ जाता है, यानी कि पीला जो पन है उनमें, इन सब जगह हमें बढ़ा हुआ नजर आता है। इसका कारण जो पिगमेंट होता है बिलिरुबिन, उसका बढ़ जाना होता है। बिलिरुबिन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि वैसे तो वो जो डिजीज है या जॉन्डिस है, ये अलग अलग बहुत सारे कारण से हो सकता है। अलग अलग टाइप भी हैं इसके, जिसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन बिलिरुबिन को थोड़ा सा आप समझिए। जो हमारी आरबीसीज होती हैं उनका ब्रेक डाउन होने से एक वेस्ट मटेरियल के रूप में ये हमें मिलता है। एक्चुअली क्या है, आरबीसी का एक टाइम स्पैम होता है 120 डेज। फिर ये स्प्लीन में जाके एंड होती है। ठीक है। और वहाँ पे बाइंड होती है एक्चुअली एल्बुमिन के साथ में। फिर वहाँ पे इनका एंड होता है, और उसके वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में जो हमें बिलिरुबिन मिलता है, इसको हम इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बोलते हैं। इनडायरेक्ट। ठीक है। समझिए आप, ये एलएफटी में भी आप देखते हैं कि इनडायरेक्ट बिलिरुबिन क्या होता है। तो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन क्या है? जो
आरबीसी के डिस्ट्रक्शन से बनता है। हाँ। उसके बाद पूरी पैथोफिजियोलॉजिकल तरीके से चलें, और इसको इनडायरेक्ट बिलीरुबिन या अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन भी बोलते हैं हम। फिर यह लीवर में जाता है, और लीवर में जाने के बाद फिर ये लीवर में कंजुगेट करता है, कंजुगेट करके फिर आगे लीवर से जो ये हेपेटिक डक्ट के थ्रू या बाइल डक्ट के थ्रू जो बाहर निकलता है, फिर उसको हम डायरेक्ट बिलीरुबिन बोलते हैं। ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है हमारा, ये इस प्रोसेस में आप देखिए, आपको डायरेक्ट बिलीरुबिन मिला और इनडायरेक्ट बिलीरुबिन मिला। ठीक है। और वहाँ हमें नज़र आता है एलएफटी में भी, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टाइप के बिलीरुबिन वहाँ लिखे हैं, तो हम समझे कि एक्चुअली ये हमें इनडायरेक्ट बिलीरुबिन कैसे मिला और डायरेक्ट बिलीरुबिन कैसे मिला। एक बार और समझा देता हूँ। आरबीसी के डिस्ट्रक्ट डिस्ट्रक्ट होने से, और आरबीसी के एंड होने से, आरबीसी जब स्प्लीन में एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड होती हैं, फिर वहाँ से इनडायरेक्ट बिलीरुबिन मिलता है। इनडायरेक्ट बिलीरुबिन जाता है फिर हमारे लीवर में, और लीवर में ग्लूक्रोनिक एसिड के साथ में मिलके ये वहाँ पे कंजुगेट होता है। कंजुगेट होने के बाद में फिर ये डायरेक्ट बिलीरुबिन में कन्वर्ट होता है। ठीक है। तो आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों को जोड़ के फिर क्या बोलते हैं, टोटल बिलीरुबिन। तो एलएफटी टेस्ट के तीन फैक्टर आपको मिल गए। लीवर फंक्शन टेस्ट जो हमें मिलता है उसमें इनडायरेक्ट बिलीरुबिन क्या है, डायरेक्ट बिलीरुबिन क्या है, और टोटल बिलीरुबिन क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को जोड़ के जो निकलता है। खैर, मान लो किसी का इनडायरेक्ट बिलीरुबिन 0.8 है, और इनडायरेक्ट सॉरी, और डायरेक्ट बिलीरुबिन 0.2 है, तो फिर इन दोनों को जोड़ के जो बनेगा 1 बनेगा। 0.8 प्लस 0.2 इज इक्वल टू 1, तो 1 क्या होगा हमारा, डायरेक्ट बिलीरुबिन होगा। ठीक है। mg/dl, मिलीग्राम पर डेसीलीटर। खैर, ये हो गया हमारा। अब ये जब नॉर्मल हम देखते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों में से कोई भी बिलीरुबिन बढ़ा है, तो आपको पहले ये समझ जाना चाहिए कि आप इस जो जो रिपोर्ट आपके सामने है, मान लो इनडायरेक्ट बिलीरुबिन बढ़ा है, डायरेक्ट नहीं बढ़ा है, तो समझो आरबीसी की प्रॉब्लम की वजह से ये जो टोटल बिलीरुबिन का जो पोर्शन है उसका वो बढ़ा हुआ मिल रहा है। यानी कि लीवर में समस्या कम है या ना के बराबर है, और जो प्रॉब्लम है वो उसके ब्लड की एक्चुअली नजर आ रही है। मेटाबॉलिज्म की समस्या भी हो सकती है। खैर, लेकिन यहाँ बिलिरुबिन के कंजुगेट होने के तरीके से या बिलिरुबिन के बनने के तरीके से हम इसको तीन तरीके में जॉन्डिस को, तीन टाइप में जॉन्डिस को हम डिवाइड कर सकते हैं। ये समझ में आ गया आपका। केवल इनडायरेक्ट बढ़ा है तो आरबीसी या स्प्लीन की प्रॉब्लम हो सकती है, और केवल डायरेक्ट बढ़ा है तो लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, या आरबीसी और स्प्लीन की दोनों, लीवर स्प्लीन आरबीसी तीनों की भी हो सकती है। डायरेक्ट में ये सब चीज़ें आती हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। नॉर्मली हालांकि मैं बोलूँगा कि जो येलोविश कलरेशन है, वो जब वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों मिला के टोटल बिलिरुबिन 2 से ऊपर जाता है, तब ज़्यादातर जो है वो देखने को मिलता है। खैर, तो अब आप समझिए, ये आपके सामने भी लिखा है, प्री हिपैटिक जोंडिस, हिपैटिक जोंडिस और पोस्ट हिपैटिक जोंडिस, इसको समझना जरूरी है। जोंडिस के तीन टाइप है। पहले मैंने बिलिरुबिन बताया क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है। अब हम जोंडिस की बात करें। जोंडिस के तीन तीन टाइप है। प्री हिपैटिक जोंडिस, प्री मतलब पहले, हिपैटिक मतलब लीवर। ठीक है, लीवर से पहले ही बिलिरुबिन का बढ़ जाना जोंडिस है। यानी कि जो आरबीसी की प्रॉब्लम है, मैंने बताया आरबीसी का लाइफ साइकिल कम हो जा रहा है। ठीक है, या समझिए वो जल्दी मैच्योर हो जा रही है, तो उस वजह से, या स्प्लीन कोई गड़बड़ कर रही है, उस वजह से ये जॉन्डिस देखने को मिल सकता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्री हिपेटिक जॉन्डिस बोलते हैं। प्री हिपेटिक जॉन्डिस में आप देख रहे हैं तीन मेन फैक्टर रहते हैं जो हम जॉन्डिस को देख के समझते हैं। यूरिन का कलर येलोविश, स्टूल का कलर येलोविश,
और प्रूराइटिस मतलब खुजली, शरीर में खुजली होना। तो प्री हिपेटिक जॉन्डिस में नॉर्मली इन तीनों चीजों में से कुछ भी हमें नजर नहीं आता है। हाँ, जो इसमें नहीं लिखा है, थोड़ा बहुत नजर आ सकता है पेशेंट को, जो स्क्लेरा है आंखों का, जो तो आसपास का वाइट एरिया, उसमें बहुत मामूली सा नजर आ सकता है येलोविश प्रॉब्लम। एक्चुअली बहुत ज़्यादा नहीं आता है क्योंकि ये लीवर से पहले की प्रॉब्लम है। ठीक है। दूसरा, और बहुत बहुत रेयर है, बहुत कम ये देखने को मिलता है। दूसरा है हिपेटिक जॉन्डिस या हिपेटोसेलुलर जॉन्डिस। ठीक है, सेकंड वाला आप देखिए इस फिगर में, ये टाइप है प्री हिपेटिक जॉन्डिस। अब है हिपेटिक जॉन्डिस। हिपेटिक जॉन्डिस में यूरिन कलर डार्क मोस्टली देखने को मिलेगा, स्टूल का कलर नॉर्मल रह सकता है, और प्रोराइटिस जो है वो नहीं होगी। हालांकि हो भी सकती है, अगर ज़्यादा बिलिरुबिन रहेगा तो हो भी सकती है, लेकिन हर केस में होगी ये नहीं है। हाँ, स्क्लेरा थोड़ी सी येलोविश रह सकती है, और वाइटिस जो सफ़ेद कपड़े होंगे जैसे बनियान वगैरह होते हैं, अंडरवियर, उन अगर वो वाइट हैं तो उन पे येलोविश थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है, पीलापन, हेपेटिक जॉन्डिस में भी। इसके अलावा और सिम्टोमेटिकली भी हम बात करेंगे, फिलहाल तो नॉर्मल आइडेंटिफिकेशन मैं आपको बता रहा हूँ। पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस मतलब, पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस थर्ड टाइप का, इसको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी बोलते हैं, लिख लेना आप लोग। हिपेटिक को हेपेटोसेलुलर भी बोलते हैं। ठीक है। और ये जो पोस्ट हिपेटिक है, इसको मैंने बताया कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी इसको हम बोलते हैं, क्योंकि ये पोस्ट मतलब बाद में, लीवर के बाद। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाने की वजह से, बाइल डक्ट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, या लीवर में, सॉरी, गोल ब्लैडर में स्टोन हो जाने की वजह से, इस टाइप का, मतलब बाइल के, जो लीवर से बाइल निकलता है, उस पूरे के पूरे ट्रैक को भी समझाऊंगा। लीवर से बाइल निकल के फिर आगे जाता है, और उस पूरे के पाथ में, पूरे पाथवे में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होने वाले जॉन्डिस को हम क्या बोलते हैं? पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस बोलते हैं। इसमें सारी चीज़ें नज़र आती हैं, येलोविश हर जगह नज़र आएगा, और प्रूराइटिस, ईचिंग भी होगी। ठीक है, शरीर में ईचिंग देखने को मिलती है। तो ये नॉर्मली आप ऐसे ही साइन से या पेशेंट के सिम्टोमेटिकली चीज़ों को तीनों टाइप के जॉन्डिस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्री हिपेटिक, हिपेटिक और पोस्ट हिपेटिक, तीनों टाइप के जॉन्डिस हैं। नॉर्मली भी मैंने आपको बता दिया कि आप टेस्ट से आइडेंटिफाई करना है तो इनडायरेक्ट, डायरेक्ट बिलिरुबिन, और पोस्ट हिपेटिक में डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों बड़े हुए मिल सकते हैं। ठीक है। खैर, तीनों जॉन्डिस के कारण हमने अलग अलग देखे हैं, और तीनों जॉन्डिस में कुछ चीज़ें कॉमन भी रह सकती हैं, तीनों जॉन्डिस में कुछ चीज़ें अनकॉमन भी रह सकती हैं। ठीक है, यानी कि तीनों में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अंतर हम देख रहे हैं। बाकी गैस्ट्रिक कंप्लेंट, कॉन्स्टिपेशन, या कुछ लोग को डायरिया भी हो सकता है, लॉस ऑफ एपोटाइट, एपेटाइट, येलोविश कलरेशन, नोजिया, वोमिटिंग, ये नॉर्मल सभी टाइप के जॉन्डिस के लक्षण है। खासकर हिपेटिक जॉन्डिस में ये सब रहते हैं, पोस्ट हिपेटिक में भी रहते हैं, प्री हिपेटिक में ये ज़्यादातर हमें देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये लगातार जॉन्डिस बॉडी में बना रहे, ठीक ना हो, खासकर हिपेटिक जॉन्डिस और पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस, तो इसमें लीवर के डैमेज होने के चांस रहते हैं। जीआईटी जो ट्रैक है अपना, उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, मतलब गैस्ट्रिक कंप्लेन बढ़ जाती है। और खासकर अगर मेल में देखने को मिलता है ज़्यादा, मेल के जितने भी कैरेक्टर हैं वो सब खराब हो जाते हैं, फिजिकल वीकनेस बहुत ज़्यादा रहती है, बोन मैरो में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, स्किन के कलरेशन में अर्थी कॉम्प्लेक्स फेस हो जाता है पेशेंट का। ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें तीनों टाइप के बिलिरुबिन में देखने को मिल सकती है, हालांकि प्री हेपेटिक में ये सब ना के बराबर रहेंगी चीज़ें। हमारे पास सबकी रेमेडी है, बताऊंगा अभी आप लोगों को जब ट्रीटमेंट की तरफ चलेंगे हम, और तीनों के ट्रीटमेंट भी मैं अलग अलग तरीके से आपको समझाऊंगा। पहले मेडिसिन है,
आज कितना कंप्लीट होएगा वो देखेंगे, फर्स्ट पार्ट में ही रखेंगे हम क्लास, एक बार फिर बता देता हूँ। कल सेकंड क्लास में बचा हुआ जॉन्डिस का पार्ट पूरा करेंगे और हेडेक को कंप्लीट करेंगे। हाँ जी। अब हम एक नॉर्मल सा टेस्ट है, लीवर फंक्शन टेस्ट, ब्लड टेस्ट है। इसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिससे हम कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उन पैरामीटर्स को मैं समझा देता हूँ आपको। एलएफटी में, लीवर फंक्शन टेस्ट में, जैसे हमें देखने को मिलेगा इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, यानी कि प्री हेपेटिक जॉन्डिस, अगर केवल ये बढ़ा है तो समझिए कि आरबीसी या स्प्लीन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है पेशेंट को। ठीक है। और प्री हेपेटिक जॉन्डिस की हम बात कर रहे हैं, ये कई बार हर केस में बड़ा मिल सकता है। डायरेक्ट बिलिरुबिन यानी कि लीवर की प्रॉब्लम, लेकिन अगर डायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ा है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि केवल लीवर की प्रॉब्लम हो। डायरेक्ट बिलिरुबिन कम पड़ेगा, आप ये समझिए। डायरेक्ट बिलिरुबिन क्या है? बिलिरुबिन कुछ ना कुछ तो होता है, नॉर्मल आरबीसी का एंड होना भी हो रहा है, तो एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में तो बिलिरुबिन बनेगा, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन वो लीवर में भी जाएगा। इसलिए तो है ना कि उसमें इतनी 0.1 से लेके 1 के बीच में रहेगा तो नॉर्मल है वो, यानी कि उतना तो रहेगा। लेकिन अगर इनडायरेक्ट बिलिरुबिन ही ज़्यादा बन रहा है, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन ही इतना ज़्यादा बन रहा है कि वो फिर बाद में लीवर में जाने के बाद और ज़्यादा रीडिंग बढ़ रहा है, तो डायरेक्ट बिलिरुबिन और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन दोनों बड़े हो सकते हैं हेपेटिक जॉन्डिस में भी। ठीक है। यानी कि आरबीसी, स्प्लीन की प्रॉब्लम भी हो सकती है और लीवर की प्रॉब्लम भी, ये दोनों प्रॉब्लम एक साथ भी देखने को मिल सकती हैं अगर डायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ा है। लेकिन इस केस में इनडायरेक्ट भी थोड़ा बहुत बढ़ा मिलेगा। ठीक है। वहीं अगर जैसे मान लिया हमने इनडायरेक्ट बिलिरुबिन नॉर्मल है हमारा, और डायरेक्ट बिलिरुबिन जो है वो बढ़ा हुआ है। इनडायरेक्ट क्या है, नॉर्मल है, डायरेक्ट बढ़ा हुआ है, तो ये हेपेटिक भी हो सकता है। हालांकि मोस्टली केस में ये हेपेटिक ना होके पोस्ट हेपेटिक ही होगा। प्री हिपैटिक और हिपैटिक रहेगा जब आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट बढ़े होंगे तो। ये मैंने समझा दिया, वैसे आप लोग भी इसको समझ सकते हैं। ये तो नॉर्मल हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिलिरुबिन से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हमें पता है कि डायरेक्ट कहाँ बन रहा है, इनडायरेक्ट कहाँ बन रहा है और क्यों बन रहा है, तो वो चीज़ हम ध्यान रख सकते हैं। थोड़ा सा फ्लो को समझिए। मैंने आपको पहले बताया था कि इनडायरेक्ट बिलिरुबिन लीवर से पहले बनेगा, फिर लीवर में एंटर होगा। ठीक है। वहाँ ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ में कंजुगेट होके फिर वो डायरेक्ट बिलिरुबिन में कन्वर्ट होगा, फिर वहाँ से वो बाइल डक्ट के थ्रू बाहर निकलेगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, इंटेस्टाइन से फिर वो वापस सर्कुलेटरी सिस्टम में जाके स्टूल के और यूरिन के थ्रू बाहर निकलेगा। ये पूरा प्रोसेस है। ठीक है। यानी कि डायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ेगा, यानी कि लीवर के बाद वाला बिलिरुबिन बढ़ेगा जो लीवर से निकल रहा है, तो फिर यूरिन और स्टूल दोनों में येलो कलर आएगा, बॉडी में तो आएगा ही आएगा। ठीक है। इसके अलावा हम एसजीपीटी देखते हैं, लीवर एंजाइम, तो कहीं ना कहीं ये लीवर सेल के डिस्ट्रक्शन को दिखाता है, और ज़्यादातर हिपेटिक जॉन्डिस में हमें ये बड़ा मिलता है। एसजीओटी लीवर सेल का डिस्ट्रक्शन दिखाता है, या ये हालांकि ये केवल लीवर सेल से ही नहीं, ये कार्डियक सेल से भी, मतलब ये हार्ट से भी एसजीओटी जो है रिलीज होता है, और कई बार हार्ट पेशेंट के भी ये थोड़े बहुत रेज मिल जाते हैं। मोस्टली हिपेटिक जॉन्डिस में ही ये एसजीओटी एसजीपीटी बड़े मिलते हैं, यानी कि मैं बोलूँ लीवर की प्रॉब्लम में ही एसजीओटी एसजीपीटी जो है ये बड़े मिलेंगे। फैटी लीवर है, डिजेनरेटिव चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा एल के फोस्फेटिक वगैरह देखने को मिलता है। जनरली पोस्ट हिपेटिक में ज़्यादा बड़ा मिलता है ये अल्कलाइन फोस्फेटिक जो बोलते हैं। बायलेट जो ट्रैक्ट है उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो या डिस्ट्रक्शन देखने को मिले। ठीक है। इसके अलावा जीजीटी एंजाइम है, ये बढ़ा मिलेगा तो लीवर की प्रॉब्लम है। ये मेन मेन चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ग्लोबुलिन है, ग्लोबुलिन मोस्टली इन्फेक्शन में बढ़ता है। ग्लोबुलिन अगर बड़ा मिल रहा है तो यानी कि इन्फेक्शन, वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, जैसे मलेरिया हो गया, ठीक है, जैसे टाइफाइड हो गया, या वायरल हेपेटाइटिस वगैरह हो गया, इसमें ये देखने को मिल सकता है। यूरिन बाइल साल्ट भी कंपोनेंट है जो हेपेटिक जॉन्डिस में ये सब देखने को मिलता है। इसके अलावा सीबीसी से भी आप थोड़ा बहुत
आरबीसी के बारे में और हेमोग्लोबिन के बारे में मिलके ये सब, यानी कि सीबीसी एलएफटी दोनों टेस्ट को मिला के आप पूरा क्लेरिफाई कर सकते हैं कि एक्चुअली पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है। और ये समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं कि उठाई भाई बिल्रुबिन बढ़ा है और दे दिया, नहीं। आप पूरे एलएफटी को और सीबीसी को समझिए, उसके कंपोनेंट को समझिए और फिर ट्रीटमेंट करिए। लॉजिकल ट्रीटमेंट कर पाएंगे आप में खुद में भी कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन ये पता होना तो जरूरी है ना, जो मैंने अभी बताया। प्री हिपेटिक जेंडिस है, मतलब हेमोलाइटिक जॉन्डिस है, हेमोलाइटिक भी बोल सकते हैं उसको, प्री हिपेटिक को, या पोस्ट हिपेटिक है। ये मैं शायद वहाँ भूल गया था, ये जो प्री हिपेटिक जॉन्डिस है इसको हेमोलाइटिक जॉन्डिस भी बोल सकते हैं। हेमोलाइटिक मतलब वही आरबीसी, हेम मतलब आरबीसी। ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने नॉर्मल आपको बताई हैं। हालांकि HbSAg वगैरह टेस्ट भी हैं जो कहीं ना कहीं वायरल, जो जॉन्डिस है उसको, वायरल हेपेटाइटिस को बताते हैं। हेपेटाइटिस A B C, हालांकि इसके बारे में डिस्कस बाद में करेंगे। फिलहाल हम नॉर्मल जॉन्डिस की बात कर रहे हैं। एक क्लास हेपेटाइटिस पे भी रहेगी, हेपेटाइटिस A B C, खासकर इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हम बात कर रहे हैं अब यहाँ पे, थोड़ी सी चीज़ें आप समझिए कि पेशेंट को अवॉइड कराइए ज़्यादा फैटी खाना, ज़्यादा नमक मतलब सोडियम वाली चीज़ें, नाइट्रिक ऑक्साइड जिनसे ज़्यादा प्रोडक्शन को जो बढ़ाती हैं, जैसे मिर्च मसाले वगैरह हो गए। ठीक है। और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो सब नुकसान देने वाली हैं। नशा की चीज़ें हो गई, ठीक है ना, अल्कोहल वगैरह हो गए, ये सब हम ध्यान रखेंगे। अब एक चीज़ आप समझिए कि रेमेडी, हम हमारे पास क्या रेमेडी है। अब आप समझिए पूरा का पूरा सिस्टम हम समझ गए हैं। अब हमें रेमेडी सिलेक्ट करनी है और फिर तीनों जॉइंटिस का ट्रीटमेंट अलग तरीके से देखना है। पहले हम समझते हैं, इसमें बात आ रही है हमारी आरबीसी की। आरबीसी की सबसे बढ़िया रेमेडी कौन सी है? A3। ठीक है। अब इसमें बात आ रही है हमारी स्प्लीन की। स्प्लीन की रेमेडी है C10। C2 भी करती है, इसलिए मैं C2 भी ले रहा हूँ। ठीक है। इसमें बात आ रही है, और C2 हमने जो है केवल स्प्लीन के लिए नहीं लिया, C2 हमने बाइल डक्ट के लिए भी लिया। जितने भी डक्ट हैं उनकी सबकी जो स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी है उस पर काम करता है। S2 गोल ब्लेडर की रेमेडी है, लीवर की रेमेडी है। S5 लीवर की रेमेडी है, मेटाबॉलिज्म की रेमेडी है, क्योंकि हेपेटिक जॉन्डिस खराब मेटाबॉलिज्म की वजह से भी होता है। F1 WE लीवर की बहुत बढ़िया रेमेडी है, बहुत अच्छे से हमारे लीवर में ये, इन रेमेडी को मोस्टली हम यूज़ करते हैं। लीवर के लिए हमने S5 को लिया। अच्छा, C10 भी लीवर की रेमेडी है, S5 को लिया, C10 को लिया, F1 को लिया। स्प्लीन के लिए और के लिए हमने C2 लिया, C10 लिया। गोल ब्लेडर के लिए हमने S2 लिया, C2 लिया। आरबीसी के लिए हमने क्या लिया? A3 लिया। इन सब रेमेडी को यूज़ करके ही हम सारी चीज़ों को, और वाई भी अच्छी रेमेडी है लीवर की। वाई चिलिडोनियम वाई में भी है, C10 में भी है। इसके अलावा कोई इन्फेक्शन रहे, ठीक है, स्टमक में पेन रहे, स्पाज्मोडिक पेन देखने को मिले, वायरल की प्रॉब्लम भी रह सकती है, तो वर 1। ठीक है। मेटाबॉलिज्म खराब है, कुछ लोगों को ये हेरिडिटरी प्रॉपर्टी भी रहती है। मतलब ऐसे लोग आपको देखने को मिलेंगे जिनके माँ या बाप में लीवर की प्रॉब्लम रहती है और बच्चों में सेम आगे चली जाती है और उनका बिलिरुबिन हमेशा थोड़ा बहुत हाई मिलता है। गिलबर्ट सिंड्रोम की वजह से भी रह सकता है। इन गिलबर्ट सिंड्रोम की हेरिडिटरी प्रॉब्लम की रेमेडी है वैन 1। ठीक है। इन सब रेमेडी को यूज करते हुए ही हम अपने जो ट्रीटमेंट है उसके लिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको एक, 3 टाइप के जॉन्डिस थे हमारे। अब हम एक जॉन्डिस की बात कर लेते हैं, अभी 7 मिनट बची हैं। प्री हिपेटिक जॉन्डिस या हेमोलाइटिक
हेमोलाइटिक जॉन्डिस, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। बाकी जो बचे हुए दोनों हैं उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। अब ये मैंने आपको बताया कि आरबीसी के ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाने से बन सकता है, मतलब 120 दिन से पहले वो मैच्योर हो रही है। और या आरबीसी बहुत ज़्यादा बने, ऐसा भी पॉसिबल है, आरबीसी बहुत ज़्यादा बनेंगे, ठीक है। हेमोलिसिस का प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा होगा, इस वजह से भी ज़्यादा बिलिरुबिन बनेगा। भाई ज़्यादा, मान लो 10 आरबीसी हैं, 10 आरबीसी से मान लो एक बिलिरुबिन बनता है, और आरबीसी बन रहे हैं 50, तो बिलिरुबिन भी ज़्यादा बनेगा ना। एक एग्जाम्पल दिया मैंने। तो हेमोलिसिस के प्रोसेस से भी ये जो है गड़बड़ हमें देखने को मिलती है, यानी कि आरबीसी और उनके डिस्ट्रक्शन से बनेगा इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, ठीक है। फिर वो लीवर में जाता है, ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ में कन्वर्ट होकर डायरेक्ट बिलिरुबिन बनता है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। लेकिन अब आप समझिए, ये ग्लूकुरोनिक एसिड उतना ही बनेगा जितना बना सकता है लीवर, ये भी ध्यान रखना। यानी कि मान लो ये न्यूट्रलाइज कर सकता है 5 पॉइंट इनडायरेक्ट बिलिरुबिन को, और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन आ रहा है 10 पॉइंट, तो ग्लूकुरोनिक एसिड उतना है ही नहीं हमारे पास, यानी कि इस कंडीशन में भी बिलिरुबिन बढ़ेगा। खैर, अब इसके कारण को समझते हैं। आरबीसी ज़्यादा बन रही है, आरबीसी का सर्कुलेशन ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से देख सकता है। ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होने की वजह से भी, फास्ट ब्लड सर्कुलेशन होने की वजह से भी सर्कुलेशन में आरबीसी ज़्यादा जाती है। इसके अलावा मलेरिया में देखने को मिल सकता है, प्लाज्मोडिया बैक्टीरिया की जो है वो आरबीसी को जल्दी तोड़ देता है। इसके अलावा किसी को स्टेंट वगैरह पड़े हों, हार्ट की सर्जरी वगैरह हुई है, तो उसमें भी रहता है। स्प्लीन की प्रॉब्लम की वजह से भी देखने को मिल सकता है, कोई इंजरी हो जाए उसकी वजह से भी देखने को मिलता है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ ड्रग्स हैं, कुछ एलर्जीज हैं, जिनकी वजह से ये सारे रहते हैं, ये फैक्टर, मतलब जो चीज़ें हम इसको देखते हैं। बाकी थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ये सब अलग चीज़ें हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे अलग। उसमें भी ये देखने को मिलता है, लेकिन वो अलग से हम उसको डिस्कस करेंगे। अब आप समझिए कि हम इसको ट्रीट कैसे करें, ठीक है। प्री हेपेटिक जॉन्डिस, S5, E10, A3, Ven 1, F1 और WE, इसको हमें D5 में लेना है। इससे पहले एक काम और करेंगे हम, ये हमारा चेकआउट करेगा कहीं आरबीसी ज़्यादा तो नहीं बन रही है, उसको ये तोड़ देगा। A3 200 को वीकली दे देंगे पेशेंट को, 2 4 डोज देंगे, तो बहुत सारी चीज़ें उससे मैनेज रहेंगी हमारी। बाकी A3 इस प्रोटोकॉल में D5 में है, ये भी बैलेंसिंग का पूरा काम करेगा। इसके बाद S10, Ver 1, C10, हालांकि ऊपर ले लिया हमने, C10 यहाँ भी ले लेंगे तो कोई प्रॉब्लम इससे नहीं होगी, क्योंकि यहाँ एक्चुअली हम कुछ फैक्टर को बैलेंस करना चाह रहे हैं, थोड़ा बहुत इन्फेक्शन अगर है तो उसके लिए मैंने ये फॉर्मूला लिया है। मेन मकसद तो S10, वर्मन और वाई को देना था, लेकिन C10 को भी ऐड किया जा सकता है। जैसे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है इंटेस्टाइन में, उस चीज़ को, या मलेरिया है उस चीज़ को भी ये यहाँ पे सॉर्ट आउट करेगा। इसको D6 में ले लेंगे, ठीक है। ये ज़्यादातर अच्छा ट्रीटमेंट है। स्प्लीन की प्रॉब्लम नज़र आती है तो आप पेशेंट को C2 200 भी दिन में एक बार दे सकते हैं, अगर चीज़ें नज़र आती है, ठीक है। लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन में पेशेंट, कल मैंने बताया था उसके बारे में, पेशेंट को थोड़ा पेन नज़र आ सकता है, स्प्लिनोमेगाली जैसी सिचुएशन को भी ये ठीक करता है। तो A3 200 वीकली दे देंगे पेशेंट को। लीवर का फॉर्मूला अपना S5 C10 A3 Ven 1 F1 WE को D5 में दे देंगे। S10 Ver 1 C10 Y को D6 में दे देंगे, वायरल इन्फेक्शन वगैरह को ठीक करने के लिए। C2 को 200 में 1 से डे दिन में एक बार दे देंगे। स्प्लीन
में अगर कोई स्प्लिनोमेगोली है या स्प्लीन की भी हाइपर एक्टिविटी जैसी चीज है, उसको ध्यान रखेंगे। A3 200 वीकली देने से ये न केवल अगर ज़्यादा सर्कुलेशन रहेगा ब्लड का उसको भी ठीक करेगा, ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसका तो उसको भी ठीक करेगा, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मैनेज करता है। अभी 1 मिनट बचा है, 1 मिनट बाद मीटिंग एंड हो जाएगी, दोबारा कनेक्ट नहीं करेंगे आज, और सिंगल क्लास ही रखेंगे। बाकी कल फिर मैं आपको कल मैं हिपेटिक जॉन्डिस और पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस दोनों के बारे में बताऊंगा, साथ में हेडेक को भी डिस्कस करेंगे। और लेकिन यही है, जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब बिल्कुल एकदम क्लियर कट है, 100%, मोर देन 100% रिजल्ट वाले ट्रीटमेंट है। अभी तक हमारे आप लोगों के फीडबैक भी देखिए मिल ही रहे हैं सब में, जो पुराने लोग हैं वो तो ले ही रहे हैं, जो नए लोग हैं उनको भी रिजल्ट मिल रहे हैं और मिलते रहेंगे ऐसे ही। जो भी डिजीज होती जाएगी वो बिल्कुल एकदम कंठस्थ होती चली जानी चाहिए, पेशेंट हाथ से नहीं निकलेगा, ये बात पक्की है। आपके पास अच्छी मेडिसिन है तो आपके पास से पेशेंट नहीं जाएगा, ठीक होके ही जाएगा मैक्सिमम केस में। इसलिए मैं 90% बोलता हूँ, बाकी सब 10% में चीज़ें थोड़ी बहुत इधर उधर भी रहती ही हैं, लेकिन 90% बहुत बड़ा रिजल्ट होता है। तो ये आज मैंने आपको बताया जॉन्डिस का, नॉर्मल और प्री हिपेटिक जॉन्डिस। अब कल बाकी डिस्कस करेंगे। अब आज की क्लास